जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कक्षा 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। उससे पहले मैंने टेक्स्ट बुक समझा दी, पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है गाइज। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर यानी कि आपके चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है गाइज, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो गाइज, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर। तो राइट आंसर है इसका दामोदर। ठीक है, आंसर भी दिया हुआ आपका। तो राइट आंसर आपका दामोदर। ठीक है गाइज, और ये क्वेश्चन IAS PCS ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर अक्सर आता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो गाइज, इनकी भारत में किस नदी की द्रोणी सबसे बड़ी है? तो देखिए, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा। तो कौन है? गंगा। तो गंगा की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकी सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है गाइज, कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, IAS PCS ऑल रेलवे SSC एग्ज़ाम समूह है। ठीक है, तो देखिए 6 से लेकर इंटर तक का जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब कुछ बेसमेंट आता है। ठीक है गाइज, क्योंकि मकान आपने बेसमेंट पे ही बनाना है। 10 मंजिल बनाए या 20 मंजिल बनाए, हवा में कहीं मकान नहीं बनेगा। ठीक है गाइज, कोई कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, वो आपको लेकर नीचे से बेसमेंट से ही चलेंगे। ठीक है गाइज, तो इसलिए प्लीज़ अपने नोट्स बनाएं और आगे को बढ़ें और अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी करें। ठीक है गाइज, और वीडियो को देखें तो पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम। तो कौन सी नदी शामिल नहीं है? सिंधु। ठीक है गाइज, तो राइट आंसर आपका है सिंधु। यानी कि कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो देखिए, कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ठीक है, भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? विष्णुप्रयाग, देव रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। ठीक है, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले नदी तंत्र पढ़ाया था, तो देखिए, जब हिमालय से जो नदी निकलती है तो उसका नाम क्या है गाइज? भागीरथी। और उसके बाद अलकनंदा उसमें आके मिलती हैं देवप्रयाग में, तो उसके देवप्रयाग से गंगा नाम पड़ जाता है, और उसके बाद गंगा रहती हैं, फिर पद्मा। ठीक है, अलग अलग नामों से पुकारी जाती हैं, और लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। नदी द्रोणी, जल संवर, वृक्षाकार, जालीनुमा, अफवाह प्रारूप, उपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अफवाह प्रारूप, डेल्टा और ज्वारनदमुख। ठीक है गाइज, तो जैसा आप देखते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट देखिए, नदी द्रोणी और जल संवर में अंतर। तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, यानी कि जो बड़ी नदियां होती हैं उनके जल संग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। जबकि छोटी नदियों में नालों द्वारा अपायित क्षेत्र जल संभर कहलाता है, यानी कि जो छोटे नदी नाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जल संभर द्रोणी। और बड़ी नदियां जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है गाइज,
उसको जल समर कहते हैं, छोटी नदी द्रोणियाँ जो होती हैं, और बड़ी 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 को नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है गाइज। तो वास्तव में नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और जल समर का आकार छोटा होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि नदी द्रोणी का जो आकार होता है बड़ा होता है और जल समर का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट है नंबर 2, वृक्षाकार और जालीनुमा अफवाह प्रारूप में अंतर। वृक्षाकार अफवाह क्षेत्र में नदी अफवाह प्रतिरूप वृक्षाकार आकृति में होता है। इसी प्रकार के नदी अफवाह में एक मुख्य नदी धारा से विभिन्न शाखाओं में उपधाराएं प्रभावित होती हैं जो वृक्ष की शाखाओं में भांति प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक है गाइज। जालीनुमा अफवाह प्रारूप में प्राथमिक सहायक नदियां समांतर व गौण शाखाएं समकोण पर काटती हुई प्रभावित होती हैं, उसको हम जालीनुमा प्रारूप कहते हैं। आगे चलते हैं गाइस। अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय प्रारूप में अंतर। जब किसी उच्च भाग में नदियों का प्रवाह चारों ओर हो तो उसे अपकेंद्रीय या अरीय प्रारूप कहते हैं, यानी कि चारों ओर होता तो अरीय या अपकेंद्रीय प्रारूप कहते हैं। ऐसी प्रणालियाँ किसी ज्वालामुखी पर्वत पर गुम्बद या उच्च टीले पर विकसित होती हैं। ठीक है गाइस, यानी कि ऐसे प्रणालियाँ जब किसी भूभाग में ऐसा क्षेत्र पाया जाए जो चारों ओर से ऊंचा हो किंतु बीच में निचला हो तो नदियां चारों ओर से बहकर मध्य भाग की ओर आती हैं। ठीक है गाइस, यानी कि चारों ओर से बहकर मध्य भाग के निचले ओर की ओर आती हैं, अर्थात नदियां किसी झील या तालाब दलदल में समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की नदी प्रणाली की अभिकेंद्रीय अफवाह कहते हैं। कहा जाता रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ अंतःस्थलीय अफवाह मिलता है ऐसी अफवाह प्रणाली देखने को मिलती है। तिब्बत का पठार, लद्दाख में भी ऐसी प्रणालियाँ दृष्टिगोचर होती है। डेल्टा और ज्वार नदमुख में अंतर। डेल्टा कोप मिट्टी का विशाल निक्षेप है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार, डेल्टा जो होते हैं त्रिभुजाकार, पंजाकार, पंखाकार, चापाकार होती है। इसका निर्माण नदी के निचले मार्ग व वहाँ होता है जहाँ दाब नाम मात्र का होता है। यदि नदी की वृद्धावस्था में बनता है अतः नदी अपने साथ बहाकर लाई गई अवसाद को ढोने से असमर्थ रहती है तथा विभिन्न शाखाओं में विभक्त होकर अवसाद का निक्षेप करने लगती है। इस प्रकार समुद्री मुहाने पर मिट्टी तथा बालू के महीन कणों से त्रिभुजाकार रूप में निर्मित अवसाद डेल्टा कहलाता है। ठीक है गाइस। गंगा नदी के डेल्टा का आकार है। क्वेश्चन आता है अक्सर कंपटीशन में, गंगा नदी के डेल्टा का आकार कैसा है? तो गंगा नदी के डेल्टा का आकार कैसा है? चापाकार। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है गाइज। ज्वार नदमुख के निर्माण में नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसाद को मुहाने पर जमा नहीं करती हैं बल्कि अवसाद को समुद्र में अंदर तक ले जाती हैं। नदी में इस प्रकार बना मुहाना ज्वार नदमुख एस्चुरी कहलाता है। नर्मदा नदी इसी प्रकार के मुहाने का निर्माण करती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? तो भारत में नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं किंतु समय स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। इसी कारण वर्षा ऋतु में अधिकांश जल व्यर्थ बह जाता है।
बह जाता है अथवा बाढ़ की समस्या उत्पन्न करता है। जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में जल प्रबंधन द्वारा इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब जल आधिक्य क्षमता वाली नदियों को अल्प क्षमता वाली नदियों से जोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए हिमालय नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने की योजना बनाई जा सकती है, जैसे गंगा कावेरी। इस योजना से आर्थिक क्षति समाप्त होगी तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसा गंगा कावेरी योजना, इस योजना से आर्थिक क्षति समाप्त होगी तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होकर आर्थिक सामाजिक समृद्धि आएगी। भारत ने अभी प्रायद्वीप की दो मुख्य नदियों को जोड़कर जल समस्या का समाधान किया। गोदावरी व कृष्णा नदी को आपस में जोड़ा। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखें। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण निम्नलिखित हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के 3 लक्षण हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा जल पर आश्रित रहती हैं। इनकी काय पर आश्रित रहती हैं? जल पर। प्रायद्वीपीय नदियों के 3 लक्षण हैं। ये नदियाँ सदा नीरा नहीं है। इनकी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रोण हैं। इनकी घाटियाँ संतुलित व उथली हैं। ठीक है गाइज। उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? ये प्रायद्वीपीय नदियों में से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर भारतीय नदियों की प्रमुख विशेषताएं। प्रायद्वीपीय नदियों में से विभिन्न प्रकार। तो देखिए, विभिन्नता के आधार पर उत्तर भारतीय नदियां विशेषताएं। उत्पत्ति। उत्तरी भारत की नदियों की उत्पत्ति हिमालयों से हुई है। ये नदियां हिमपात न होने के कारण भूमिगत जल या कार्य वर्षा जल पर निर्भर है। इन नदियों की उत्पत्ति मध्यवर्ती उच्च भूमि से हुई है। अफवाह क्षेत्र। इन नदियों का अफवाह क्षेत्र विशाल है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का अफवाह क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय नदियों का क्षेत्र है परिवहन मार्ग। उत्तरी भारत की नदियों के मार्ग मोड़दार तथा परिवर्तित हैं। इन नदियों के मार्ग सीधे व रेखीय हैं। उपयोग। उत्तरी भारत की नदियां सिंचाई के सर्वोत्तम स्रोत हैं। भारतीय नदियां विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी हैं। उत्तर भारत की नदियां अभी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाई, जिस कारण वह तीव्र गति से प्रभावित हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत की ज़्यादातर नदियां अपने आधार तल को समाप्त कर चुकी हैं और वे अब मध्य गति से प्रभावित होती हैं। अन्य लक्षण। उत्तरी भारत की नदियां उत्तरी भारत की नदियां बी आकार की घाटियां, ऊंचे जलप्रपात, विशाल डेल्टा बनाती हैं। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती प्रभाव मैदानी भागों में वृक्षाकार प्रारूप है। इनकी नदी घाटियां उथली तथा ये नदियां छोटी हो रही हैं। डेल्टा और ज्वारनुन्मुख बनाती हैं। अध्यारोपित अरीय आयताकार प्रभाव है। ठीक है गाइस। मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपाद के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताएं। किसी एक नदी की विशेषता का वर्णन कर
गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानदी। गंगा नदी की विशेषताएं। गंगा नदी उत्तरी भारत ही नहीं विश्व की सर्वप्रमुख नदी मानी जाती है। इसे पवित्र मानी जाने वाली नदी की विशेषताएं। इसको पवित्र, गंगा अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहते हैं। ठीक है गाइज, इम्पोर्टेंट। यह नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 6200 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ से भागीरथी कहते हैं और जहाँ से निकलती है गंगा वहाँ भागीरथी नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है। इसके बाद यह गंगा कहलाती है। ठीक है गाइज, गंगा नदी हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है और गंगा नदी हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करते हुए उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी तय कर अंत में बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर की दूरी क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है गंगा नदी। जिसमें उत्तर में हिमालय में निकलने वाली नदियां तथा दक्षिणी प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां भी सम्मिलित हैं। ठीक है गाइस, यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानदा आदि इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन ऑल प्रेस करना है ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएं। ठीक है गाइस, और नोट्स बनाइए और मन से पढ़िएगा। ठीक है गाइस, नोट्स बनाए अपने, लिखें और इसमें से छांटें। ठीक है गाइस, जो मैंने बता दिया आपको इम्पोर्टेंट उसको नोट करना है, तो नोट्स बनाइए। और कंपटीशन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत आती है। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।